नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोगों ने लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करना शुरू किया था और इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट दिया गया था और हम लोगों ने ये समझने की कोशिश किया था कि वर्क डन बाय अ गैस और अ गैसियस सिस्टम का एक्सप्रेशन क्या होगा और किसी गैस के द्वारा उसके एक्सपेंशन के दरमियान किया गया वर्क हम कैसे निकाल सकते हैं। और अगर आप याद करें तो हम लोगों ने ये बताया था कि अगर किसी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम पर गैस का इंस्टेंटेनियस प्रेशर है P, तो एट प्रेशर P गैस के वॉल्यूम में इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट dV के दरमियान गैस के द्वारा किए गए वर्क का एक्सप्रेशन होता है dW इज इक्वल टू PdV और दोनों तरफ इंटीग्रल साइन लगा करके टोटल वर्क डन बाय गैस ड्यूरिंग ए सर्टेन गिवन इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम फ्रॉम V1 टू V2 या ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ गैस हम लोग निकाल सकते हैं इंटीग्रल PdV फ्रॉम V1 टू V2 करके। और दूसरी बात हम लोगों ने बताया था कि अगर जो भी प्रोसेस है, जैसा भी प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के दरमियान गैस के द्वारा किए गए वर्क की बात हम लोग कर रहे हैं, अगर उस पार्टिकुलर प्रोसेस के दरमियान प्रेशर के साथ वॉल्यूम के वेरिएशन का ग्राफ खींचा जाए, एक एक्सिस पर वॉल्यूम प्लॉट किया जाए और एक एक्सिस पर प्रेशर प्लॉट किया जाए, और मान लीजिए कि प्रेशर के साथ वॉल्यूम के वेरिएशन का कुछ ग्राफ आ गया किसी भी तरह का, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोसेस, तो हम लोगों ने यह भी बताया था कि किसी गिवन प्रोसेस का पीवी कर्व, किसी गिवन प्रोसेस का पीवी कर्व वॉल्यूम एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स एट V1 एंड V2, ऑर्डिनेट्स एट V1 एंड V2 के अंदर का टोटल एरिया, ये टोटल एरिया पीवी कर्व वॉल्यूम एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स एट V1 एंड V2, इनके अंदर का टोटल एरिया गिवन प्रोसेस के दरमियान गैस के द्वारा किया गया वर्क देगा। ऑल राइट, ये सारी बात हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। अब कुछ पार्टिकुलर प्रोसेसेस के दरमियान गैस के द्वारा किए गए वर्क का एक्सप्रेशन हम लोग तुरंत निकाल दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रोसेस आइसोबैरिक है। आइसोबैरिक प्रोसेस का क्या मतलब हुआ कि पूरे प्रोसेस के दरमियान गैस का प्रेशर कांस्टेंट है। ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के दरमियान दूसरे वेरिएबल्स तो बदलेंगे, वॉल्यूम बदलेगा, टेम्परेचर बदलेगा, बट ड्यूरिंग इंटायर प्रोसेस द प्रेशर ऑफ गैस विल रिमेन कांस्टेंट, द प्रेशर विल रिमेन सेम एट ऑल T। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा, प्रेशर जब कांस्टेंट रहेगा और आइसोबैरिकली अगर गैस का वॉल्यूम V1 से बदल के V2 होता है तो इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करेंगे। मैंने कहा था कि प्रोसेस जैसा भी हो, किसी भी प्रोसेस के दरमियान गैस के द्वारा किया गया वर्क निकालने के लिए उस पार्टिकुलर प्रोसेस के लिए इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करेंगे और इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करते वक्त उस पार्टिकुलर प्रोसेस में प्रेशर वॉल्यूम का कैसा फंक्शन है उसको इस एक्सप्रेशन में रख करके और V1 से V2 के बीच इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो उस प्रोसेस के दरमियान गैस के द्वारा किया गया वर्क हमें मिल जाएगा। तो चूंकि प्रोसेस आइसोबारिक है तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और आपको पता है कि कांस्टेंट्स इंटीग्रल और डिफरेंशियल दोनों ऑपरेटर्स के बाहर चले आते हैं, तो P बाहर चलाएगा और इंटीग्रेशन होगा dV का फ्रॉम V1 टू V2, तो ये हो जाएगा P टाइम्स V2 माइनस V1 और इसको हम लोग P डेल्टा V भी लिख सकते हैं। या दूसरा फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि गैस आइडियल है तो आइडियल गैस के इक्वेशन ऑफ स्टेट को तो ओबे करेगा ही करेगा,
तो PV होता है म्यू RT, वेयर म्यू इज नंबर ऑफ मोल्स। तो PV2 क्या हो जाएगा, म्यू RT2। अब PV1 क्या हो जाएगा, म्यू RT1। तो ये हो जाएगा म्यू RT2 माइनस T1, इसको लिख सकते हैं म्यू R डेल्टा T। तो आइसोबैरिक प्रोसेस के दरमियान गैस के द्वारा किए गए वर्क के एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं P डेल्टा V या म्यू R डेल्टा T। और एक एक्सिस पर अगर हम लोग प्रेशर को प्लॉट करें, एक एक्सिस पर वॉल्यूम को प्लॉट करें, प्रोसेस चूंकि आइसोबैरिक है तो प्रेशर कभी चेंज करेगा नहीं, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, प्रेशर कभी बदलेगा नहीं। तो PV कर्व वॉल्यूम एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स एट V1 एंड V2, इनके बीच का ये जो टोटल एरिया होगा यही इस वर्क का एक्सप्रेशन देगा, इसके बराबर होगा P डेल्टा V या म्यू R डेल्टा T के बराबर हो जाएगा ये टोटल एरिया। तो इस तरह से आइसोबैरिक प्रोसेस के दरमियान किसी गैस के द्वारा किए गए वर्क का एक्सप्रेशन क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये हम लोगों ने निकाला। अगर प्रोसेस आइसोकोरिक है, अगर प्रोसेस आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब पूरे प्रोसेस के दरमियान गैस का वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा, द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल रिमेन कांस्टेंट। तो जब वॉल्यूम गैस का चेंज करेगा ही नहीं तो चेंज इन वॉल्यूम dV itself will be zero, so work done will be zero। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में W आइसोकोरिक इज 0। ग्राफिकली भी इसको आप ऐसे कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं कि अगर एक एक्सिस पर हम लोग वॉल्यूम को प्लॉट करें और एक एक्सिस पर प्रेशर को, और प्रोसेस है आइसोकोरिक, तो वॉल्यूम चेंज करेगा नहीं, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये वाले स्ट्रेट लाइन कर्व और वॉल्यूम एक्सिस के बीच का टोटल एरिया, तो इस एक स्ट्रेट लाइन के अंदर का टोटल एरिया, दैट एरिया विल बी 0, सो द वर्क डन विल बी 0। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है, इफ द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है, पूरे प्रोसेस के दरमियान गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कभी नहीं बदलेगा, प्रेशर बदलेगा, वॉल्यूम बदलेगा, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइम पर गैस का प्रेशर अलग अलग होगा, वॉल्यूम अलग अलग होगा, लेकिन टेम्परेचर एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग इंटायर प्रोसेस सेम रहेगा। टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, टेम्परेचर कभी चेंज करेगा ही नहीं। टेम्परेचर ऑफ गैस विल बी कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा आइसोथर्मल प्रोसेस के दरमियान। अब आप जानते हैं, हम लोगों ने पिछले क्लास में भी कहा था और आज भी शुरू में मैंने कहा कि प्रोसेस जैसा भी हो, प्रोसेस कैसा है उससे मतलब ही नहीं है, प्रोसेस जैसा भी हो, किसी भी प्रोसेस के दरमियान गैस के द्वारा किया गया वर्क निकालने के लिए हम लोग dW इज इक्वल टू PdV का एक्सप्रेशन लेकर के आगे बढ़ेंगे और प्रॉपर लिमिट्स के बीच उसी इंटीग्रल को इवेलुएट करके हर प्रोसेस के दरमियान किया गया वर्क निकालेंगे। तो dW वी नो दैट dW इज PdV, dW होता है PdV, और वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा इंटीग्रल PdV फ्रॉम V1 टू V2। अब इस इंटीग्रल को इवेलुएट करने के लिए हम लोगों को प्रेशर को लिखना पड़ेगा एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम,
और आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर वॉल्यूम का कैसा फंक्शन होगा? तो गैस चूंकि आइडियल है तो आइडियल गैस के इक्वेशन ऑफ स्टेट को तो ओबे करेगा ही करेगा। तो पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, तो P इज इक्वल टू म्यू आर टी बाई वी। तो W आइसोथर्मल को हम लोग लिख सकते हैं, W आइसोथर्मल को लिख सकते हैं, देखिए P को अगर आप लिख दीजिएगा म्यू आर टी बाई वी, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और आइसोथर्मल प्रोसेस है तो T भी कांस्टेंट, तो ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट, तो ये तीनों चीज़ें इंटीग्रल ऑपरेटर के बाहर आ जाएंगी और अंदर में सिर्फ 1/v बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा म्यू आर टी इंटीग्रल dv बाई v फ्रॉम v1 टू v2, और ये बहुत सिंपल इंटीग्रल है, इसको इवेलुएट करेंगे तो ये आ जाएगा म्यू आर टी ln v2 बाई v1। ln का मतलब log बेस e, log बेस e। तो यहां से आइसोथर्मल प्रोसेस के दरमियान गैस के द्वारा किए गए वर्क का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? W आइसोथर्मल इज इक्वल टू म्यू आर टी लॉग v2 बाई v1। और इसको और क्या लिख सकते हैं? चूंकि गैस आइडियल है, हम लोग सारी बात ये मान करके कर रहे हैं कि गैस इज आइडियल, तो जब आइडियल गैस है तो आइडियल गैस की इक्वेशन ऑफ स्टेट को ओबे करेगा। राइट हैंड साइड की सारी चीजें आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट रहेंगी, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में गैस का प्रेशर अलग अलग टाइम पर अलग अलग होगा, वॉल्यूम अलग अलग टाइम पर अलग अलग होगा, ये दोनों थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स बदलेंगे, लेकिन इस तरह से बदलेंगे कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा और इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो P और V का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, मीन्स व्हाट? मीन्स कि P1 V1 बराबर होगा P2 V2। तो यहां से हम लोग V2 बाई V1 को लिख सकते हैं P1 बाई P2। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के दरमियान गैस के द्वारा किए गए वर्क का एक ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन ये भी हो सकता है म्यू आर टी ln P1 बाई P2। और आइसोथर्मल प्रोसेस का पीवी कर्व कैसा होगा? तो गैस चूंकि आइडियल है, P और V का प्रोडक्ट कांस्टेंट है आइसोथर्मल प्रोसेस के दरमियान, ये और ये तो कांस्टेंट है ही, और आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर भी नहीं बदलेगा, तो पूरा का पूरा राइट हैंड साइड कांस्टेंट रहेगा। तो P इंटू V इज कांस्टेंट, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, तो ग्राफ इसका कुछ इस तरीके का हाइपरबोलिक टाइप का होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी कर्व, वॉल्यूम एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स एट V1 एंड V2, इनके अंदर का ये जो टोटल एरिया है ये उस आइसोथर्मल प्रोसेस के दरमियान गैस के द्वारा किए गए वर्क का एक्सप्रेशन देगा। आप जनरलाइज कर सकते हैं, मान लीजिए कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिस प्रोसेस के दरमियान गैस के सारे थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स बदल रहे हों। ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के दरमियान जब गैस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है हमारा गैसीय सिस्टम, तो उसका प्रेशर भी बदलता है, वॉल्यूम भी बदलता है, टेम्परेचर भी बदलता है, सारे थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स बदलते हैं। जैसे आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर वाज कांस्टेंट, आइसोथर्मल टेम्परेचर वाज कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, बट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में कोई भी थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट P, V और T में से कांस्टेंट नहीं रहेगा, तीनों बदलेंगे। ऐसा प्रोसेस होगा जिस प्रोसेस के दरमियान ये तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज करेंगे, बदलेंगे। तो अगर कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है तो उस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के दरमियान गैस के द्वारा किए गए वर्क का एक्सप्रेशन क्या होगा?
तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस जो होते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस वो आर रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन। अगर कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पीवी टू द पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस इक्वेशन से मान लीजिए कांस्टेंट को हम लोग के बोलते हैं, पीवी टू द पावर एन इज के, और इस एन को, ये जो एक्सपोनेंट है v का जो पावर है n, इसको कहते हैं पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। और अलग अलग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस के लिए इस पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स का वैल्यू अलग अलग होगा। तो फिर वही काम करेंगे। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में भी हम लोग कहेंगे कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी, तो टोटल वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल पी डी वी फ्रॉम V1 टू V2। बेसिक तो हम लोग यही फॉर्मूला लेते हैं। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में P को क्या लिख सकते हैं, K बाई V का पावर N। तो प्रेशर को हम लोग एक्सप्रेस कर दें एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने के लिए, तो ये हो जाएगा फ्रॉम V1 टू V2 K बाई V का पावर N dV। सो W विल बी, K चला जाएगा बाहर, इंटीग्रल V का पावर N dV फ्रॉम V1 टू V2। तो N ऑल्सो इज ए कांस्टेंट, तो x टू द पावर N वाले फॉर्म का इंटीग्रेशन है, तो इसका इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो v टू द पावर माइनस n प्लस 1 बाई माइनस n प्लस 1, माइनस n प्लस 1 को बाहर ले लेते हैं, तो ये k बाई 1 माइनस n हो जाएगा। और v टू द पावर माइनस n प्लस 1 का मतलब v, ये हो जाएगा v इंटू 1 माइनस v का पावर 1 माइनस n फ्रॉम V1 टू V2। तो ये हो जाएगा k अपॉन 1 माइनस n v बाई Vn फ्रॉम V1 टू V2। तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई 1 माइनस n k बाई V2 का पावर n इंटू V2 माइनस k बाई V1 का पावर n इंटू V1। और चूंकि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस में PV टू द पावर n इज इक्वल टू k, तो P1 V1 टू द पावर n इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर n इज इक्वल टू k हो जाएगा। तो यहाँ से P1 को लिख सकते हैं k बाई V1 का पावर n, P2 को लिख सकते हैं k बाई V2 का पावर n। तो W हो जाएगा k बाई V2 का पावर n P2, तो P2 V2 माइनस P1 V1, P2 V2 माइनस P1 V1 बाई 1 माइनस n, या इसी को लिख सकते हैं P1 V1 माइनस P2 V2 बाई n माइनस 1। तो ये किसी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के दरमियान गैस के द्वारा किए गए वर्क का एक्सप्रेशन है। तो अलग अलग प्रोसेसेस में गैस के द्वारा किए गए वर्क का एक्सप्रेशन क्या होता है मैंने सबको डिराइव किया है, लेकिन आप अल्टीमेटली जो फॉर्मूले आए हैं उनको याद रखेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम बनाने में उन फॉर्मूलों का डायरेक्ट इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। एक दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, पाथ फंक्शन एंड पॉइंट फंक्शन। So let us discuss the concept of path function and point function. Path function and point function, और इस point function को state function भी बोलते हैं, state function भी बोलते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से आपको इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहेंगे। सपोज कीजिए
एक सिलिंड्रिकल कंटेनर में आप एक गैसियस सिस्टम लेते हैं और उस गैसियस सिस्टम पर कोई प्रोसेस परफॉर्म करवा करके उसको एक इनिशियल स्टेट से एक फाइनल स्टेट तक ले जाते हैं और गैस का वॉल्यूम V1 से चेंज करवा करके V2 कर देते हैं। और सेम सिस्टम पर, सेम गैसियस सिस्टम पर हम लोग अलग अलग प्रोसेसेस परफॉर्म करवाते हैं, अलग अलग प्रोसेसेस परफॉर्म करवा करके, लेकिन हर बार उसको सेम इनिशियल स्टेट से सेम फाइनल स्टेट में ले जाते हैं। हर बार उसका वॉल्यूम V1 से चेंज करवा करके V2 करते हैं। सेम इनिशियल स्टेट से सेम फाइनल स्टेट में ले जाते हैं, लेकिन अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू। मान लीजिए एक बार हमने उस गैसियस सिस्टम पर ऐसा प्रोसेस परफॉर्म किया कि उस पार्टिकुलर प्रोसेस के दरमियान प्रेशर के साथ वॉल्यूम के वेरिएशन का ग्राफ ऐसा है। पहले आइसोकोरिकली उसका प्रेशर घटाते हैं, फिर आइसोबारिकली उसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं और गैसियस सिस्टम को स्टेट ए से लेके स्टेट बी में जाते हैं, इस तरह से कि उसका वॉल्यूम V1 से चेंज करके V2 हो जाता है। दूसरी बार सेम उसी गैसियस सिस्टम को सेम उसी इनिशियल स्टेट से उसी फाइनल स्टेट में ले जाते हैं, लेकिन प्रेशर के साथ वॉल्यूम को लीनियरली चेंज करवा करके इस तरह से स्टेट ए से स्टेट बी में ले जाते हैं और गैस का वॉल्यूम V1 से चेंज करवा करके और V2 कर देते हैं। तीसरी बार उसी गैसियस सिस्टम को उसी इनिशियल स्टेट से उसी फाइनल स्टेट में ले जाते हैं, लेकिन अगर उस पर इस तरीके का कोई प्रोसेस परफॉर्म करवा करके उसको स्टेट ए से स्टेट बी में ले जाते हैं और उसका वॉल्यूम V1 से चेंज करवा करके V2 करते हैं। यूसी इस वाले प्रोसेस में सेम इनिशियल स्टेट ए से फाइनल स्टेट बी में गैसियस सिस्टम को ले गए हैं और उसका वॉल्यूम V1 से V2 चेंज करवाए हैं। वही काम इस वाले प्रोसेस में भी किए हैं। प्रोसेस अलग है, प्रेशर के साथ वॉल्यूम के वैरी करने का नेचर अलग है, लेकिन प्रोसेस बिल्कुल अलग है, लेकिन वॉल्यूम में टोटल चेंज दोनों में सेम हुआ है। सेम इनिशियल स्टेट से सेम फाइनल स्टेट में इन तीनों ही प्रोसेसेस में गैसियस सिस्टम को ले जाया गया है। तो इस पार्टिकुलर प्रोसेस के दरमियान गैस के द्वारा किया गया वर्क कितना हो जाएगा, तो PV कर्व, वॉल्यूम एक्सिस एंड ऑर्डिनेट सेट V1 एंड V2 के अंदर का टोटल एरिया, इतना वर्क। इस प्रोसेस में गैस इतना वर्क करेगा, इस वाले प्रोसेस में गैस इतना वर्क करेगा। और आप देख सकते हैं कि ये तीनों एरियाज इक्वल नहीं है। तो इस वाले प्रोसेस में अगर वर्क डन को W1 कहें, इस वाले प्रोसेस में अगर इस एरिया को वर्क डन को W2 कहें, इसमें W3 कहें, तो तीनों एरियाज अलग अलग हैं। मतलब सेम इनिशियल स्टेट से सेम फाइनल स्टेट में सेम गैसियस सिस्टम को ले जाने के बावजूद हर बार वॉल्यूम में टोटल चेंज सेम करवाया गया है, प्रेशर में टोटल चेंज सेम करवाया गया है हर बार। इसके बावजूद अगर हम प्रोसेसेस अलग अलग फॉलो करवाते हैं तो गैस के द्वारा किया गया वर्क अलग अलग होता है। मतलब वर्क डन प्रोसेस डिपेंडेंट है। सेम इनिशियल स्टेट से सेम फाइनल स्टेट में जाने के लिए अगर अलग अलग पाथ फॉलो किया जाता है, अलग अलग तरह से प्रेशर के साथ वॉल्यूम का वेरिएशन करवाया जाता है, इफ पाथ फॉलोड आर डिफरेंट देन वर्क डन इज डिफरेंट in spite of the fact that in all these processes gas or the gaseous system goes from same initial state to same final state। लेकिन वॉल्यूम में चेंज तीनों में सेम होगा। वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, अगर सेम इनिशियल स्टेट से सेम फाइनल स्टेट में गया तो वो इस वाले प्रोसेस के थ्रू गया कि इस वाले प्रोसेस के थ्रू गया कि किसी और प्रोसेस के थ्रू गया,
इस पर डिपेंड नहीं करेगा। वॉल्यूम में चेंज तीनों में सेम हुआ है, V2 माइनस V1। तो वॉल्यूम एक ऐसा थर्मोडाइनेमिक कोऑर्डिनेट है कि उसमें होने वाला चेंज पाथ डिपेंडेंट नहीं है, प्रोसेस डिपेंडेंट नहीं है, वो स्टेट डिपेंडेंट है। किस स्टेट से किस स्टेट में गया वो इस पर डिपेंड करेगा। वो पॉइंट फंक्शन है, किस इनिशियल स्टेट से किस फाइनल स्टेट में गया, व्हाट वाज द इनिशियल स्टेट, व्हाट वाज द इनिशियल पॉइंट ऑन प्रॉपर्टी डायग्राम एंड व्हाट इज द फाइनल स्टेट, किस स्टेट से किस स्टेट में गया, वो स्टेट फंक्शन है। उसी तरह से टेम्परेचर में होने वाला चेंज, प्रेशर में होने वाला चेंज, इंटरनल एनर्जी में होने वाला चेंज, तो वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, इन सारे थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की भाषा में पॉइंट फंक्शन या स्टेट फंक्शन कहते हैं। अगर सेम इनिशियल स्टेट से सेम फाइनल स्टेट में सिस्टम जाएगा तो चाहे जिस किसी भी तरह के प्रोसेस के थ्रू जाए, चाहे जैसा भी पाथ फॉलो करके जाए, इन वेरिएबल्स में, इन कोऑर्डिनेट्स में होने वाले चेंजेस इक्वल होंगे। इन कोऑर्डिनेट्स में होने वाले चेंजेस सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पर डिपेंड करेंगे, किस पाथ से गया, किस प्रोसेस के थ्रू गया, इस पर डिपेंड नहीं करेंगे। बट वर्क डन, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, ये कुछ ऐसे क्वांटिटीज़ हैं, ऐसे थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स हैं, ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनका वैल्यू सेम टू गिवन स्टेट्स के बीच अलग अलग प्रोसेसेस के लिए अलग अलग होता है। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि गिवन इनिशियल स्टेट से गिवन फाइनल स्टेट में सिस्टम किस पाथ को फॉलो करते हुए गया, किस प्रोसेस के थ्रू गया। तो ऐसे क्वांटिटीज़ वर्क और हीट के तरह के क्वांटिटीज़ कहलाते हैं पाथ फंक्शंस, और प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, इस तरह के क्वांटिटीज़ कहलाते हैं पॉइंट फंक्शन या स्टेट फंक्शन। तो जितने भी क्वांटिटी जो पाथ फंक्शंस हैं उनका दो गिवन स्टेट्स के बीच कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा, कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा। सेम टू गिवन स्टेट्स के बीच उनके वैल्यूज डिफरेंट होंगे। वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, वो जितना इसमें होगा उससे डिफरेंट इसमें होगा, उससे डिफरेंट इसमें होगा। तो सेम टू गिवन स्टेट्स ए से बी के बीच वर्क डन का कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू होने वाला नहीं है। इसलिए जो पाथ फंक्शंस हैं उनमें होने वाले डिफरेंशियल चेंजेज को इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स से डिनोट करते हैं, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स से डिनोट करते हैं। क्योंकि उनका दो गिवन स्टेट्स के बीच कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू होता ही नहीं है। सेम टू गिवन स्टेट्स के बीच अलग अलग प्रोसेस के लिए उनके अलग अलग वैल्यूज आएंगे, कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा। इसलिए इन वेरिएबल्स में होने वाला इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स से डिनोट होता है। डी के ऊपर ऐसा कट लगाते हैं, इसको इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलेंगे। तो वर्क लिखना होगा तो डी डब्ल्यू ऐसा लिखेंगे, हीट सप्लाइड लिखना होगा तो डी क्यू ऐसा लिखेंगे। लेकिन जो स्टेट फंक्शंस हैं जिनका दो गिवन स्टेट्स के बीच एक और केवल एक वैल्यू होगा, कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू होगा, वो पाथ डिपेंडेंट नहीं है, प्रोसेस डिपेंडेंट नहीं है, ऐसे वेरिएबल्स एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स से डिनोट किए जाते हैं। हालांकि इंट्रोडक्टरी किताबों में 11th 12th के स्टैंडर्ड की किताबों में इतनी बारीकियां नहीं बरती जाती है, लेकिन अगर कहीं पर आपको चेंज इन वॉल्यूम ऐसा मिले, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऐसा मिले, कहीं पर लिखा हुआ है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू ऐसा, तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि साहब ये दो डी जो है, दो डिफरेंशियल्स जो हैं वो कट किए हुए हैं और एक कट किया हुआ नहीं है, ये क्या मामला है। तो आप समझ जाइए कि इसमें ये जो हैं ये ऐसे क्वांटिटीज़ हैं, ऐसे वेरिएबल्स हैं जो पाथ डिपेंडेंट हैं, दे आर पाथ फंक्शंस एंड दिस इज़ वाई दे हैव बीन डिनोटेड बाय इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, और ये पॉइंट फंक्शन है, इसका मतलब यही होता है। What is first law of thermodynamics?
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि आप किसी गैसियस सिस्टम को अगर एनर्जी देते हैं, सपोज कीजिए थर्मल एनर्जी देते हैं हीट के फॉर्म में, तो जो भी एनर्जी आप उस गैसियस सिस्टम को देंगे, हम आइडियल गैस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो आपके द्वारा दिए गए एनर्जी का इस्तेमाल वो गैसियस सिस्टम दो तरह से करेगा। आप जितनी एनर्जी देंगे उसमें से कुछ एनर्जी को वो खर्च कर देगा वर्क करने में और अपना वॉल्यूम बढ़ाने में, वर्क करने में, एक्सपैंड करने में, और जितनी एनर्जी बच जाएगी उससे वो गैस अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा। और अगर आइडियल गैस के लिए बातें कर रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी इज़ ए डायरेक्ट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, मतलब बाकी बची हुई एनर्जी से गैस के मॉलिक्यूल्स अपनी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ा लेंगे, गैस अपना टेम्परेचर बढ़ा लेगा, मतलब गैस अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा लेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स can be written in mathematical form as dq। सपोज कीजिए हमने इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी सिस्टम को दिया dq। इसका इस्तेमाल सिस्टम दो तरह से करेगा। इसमें से कुछ एनर्जी का इस्तेमाल वर्क करने में करेगा और बची हुई एनर्जी से अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा लेगा। तो dq इज इक्वल टू du प्लस dw। ये फॉर्मल स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों पाथ फंक्शंस को एक तरफ लिख ले सकते हैं और पॉइंट फंक्शन को दूसरी तरफ। तो बहुत सारी किताबों में इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं, dq माइनस dw इज इक्वल टू du। और यहाँ पर वर्क डन बाय द सिस्टम को पॉजिटिव लेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम को निगेटिव लेंगे। हीट गिवन टू द सिस्टम विल बी पॉजिटिव एंड हीट टेकन आउट ऑफ द सिस्टम विल बी नेगेटिव। हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही कंसेक्वेंस है, या ऐसा भी बोलते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ही फिजिकल स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने का, बोलने का, बताने का एक तरीका है। थर्मोडायनेमिक लैंग्वेज में एक तरह से ये फर्स्ट लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही स्टेटमेंट है। कैसे? तो आप अगर सिस्टम को इतना एनर्जी देते हैं तो आप कहते हैं कि सिस्टम कुछ वर्क करेगा और उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए होगी और कुछ वो अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, तो इन दोनों का सम इससे कम नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता। मान लीजिए हमने 30 जूल की एनर्जी दिया और ये दोनों मिलाकर के 20 ही जूल हुआ, तो 10 जूल कहाँ गया? 10 जूल कहाँ जाएगा? एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो इन दोनों का सम एग्जैक्टली इसके बराबर होगा, न इससे कम होगा न इससे ज़्यादा होगा। मान लीजिए 30 जूल की एनर्जी हम लोगों ने दिया और ये दोनों मिला करके 35 जूल हो गया, तो 5 जूल की एनर्जी क्या क्रिएट हो गई? वो कहाँ से आएगी? तो ये कहना कि जो वर्क करने में वो एनर्जी खर्च करेगा और जितने से अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, ये दोनों मिल करके इन दोनों का सम हर हालत में टोटल जितनी एनर्जी सिस्टम को सप्लाई किया गया है उसके बराबर होगा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर। हमने थर्मल एनर्जी के फॉर्म में दिया, वो मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील हो रही है, दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में तब्दील हो रही है।
तो एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन पॉसिबल है, लेकिन एनर्जी न तो क्रिएट हो सकती है न डिस्ट्रॉय हो सकती है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही थर्मोडायनामिक लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट है, ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यही फॉर्मल स्टेटमेंट है, यही कॉमन फॉर्म है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw, और इसी को यूज कर करके हम लोग सवाल बनाया करेंगे। एक टर्म कभी कभी लोग यूज करते हैं, हीट इंजन। सो व्हाट इज कॉल्ड अ हीट इंजन? हीट इंजन का क्या कॉन्सेप्ट है? हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है, डिवाइस कहना ठीक नहीं है, हीट इंजन हायर टेम्परेचर पर के किसी रिजर्वायर से थर्मल एनर्जी लेता है, और वो जितनी एनर्जी लेता है उसमें से पार्ट ऑफ दी एनर्जी को वर्क में तब्दील करता है, और बाकी बची हुई एनर्जी को कॉम्पैरेटिवली लोअर टेम्परेचर पर के रिजर्वायर को दे देता है, उसको लॉस कर देता है वो। और कोई भी हीट इंजन एक साइक्लिक प्रोसेस में वर्क करता है। एनी हीट इंजन वर्क्स इन ए साइक्लिक प्रोसेस। उसका फाइनली कंप्लीट एक साइकिल के बाद उसका स्टेट वही होगा जो साइकिल के शुरू में था, जिस स्टेट से वो शुरू किया था फाइनली उसी स्टेट में चला जाएगा। तो हीट इंजन में अलग अलग तरह के हीट इंजन होते हैं, उसके उतने डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, उसके जस्ट फिजिकल प्रिंसिपल की बात करूंगा कि एक रिजर्वायर ऑफ हीट होता है, एक रिजर्वायर ऑफ हीट एट comparatively higher temperature T1, इससे वो हीट लेगा और ये हीट इंजन है, और जितना एनर्जी इसने लिया उसमें से कुछ एनर्जी को खर्च करके ये वर्क करेगा, और बाकी एनर्जी जो बच जाती है उसको ये एक रिजर्वायर ऑफ हीट एट comparatively लोअर टेम्परेचर T2, लोअर टेम्परेचर T2 को रिजेक्ट कर देगा। मान लीजिए Q2 हीट रिजेक्ट कर दिया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? टोटल हीट जितना आप देंगे वो बराबर होगा वर्क डन अब प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। हम लोग ये मानते हैं कि हीट इंजन के अंदर जो गैसियस सिस्टम होगा वो आइडियल गैस होगा। तो चूंकि कोई भी हीट इंजन साइक्लिक प्रोसेस में वर्क करता है तो उसका फाइनल स्टेट वही होगा जो इनिशियल है, और इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, तो फाइनल इंटरनल एनर्जी वही होगी जो इनिशियल है, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? टोटल हीट सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो, तो टोटल हीट सप्लाइड शुड बी इक्वल टू वर्क डन। तो सिंस एवरी हीट इंजन works in a cyclic process, so we may write
वी मे राइट टोटल हीट कितना लिया इंजन ने, इतना हीट दिया गया, उसमें से इतना तो उसने रिजेक्ट ही कर दिया रिजर्वायर ऑफ हीट एट कॉम्परेटिवली लोअर टेम्परेचर T2 को, तो इतना हीट उसने रखा और इस पूरे के पूरे हीट को खर्च कर देगा वो वर्क करने में। तो टोटल जितना हीट उसको सप्लाई किया गया था Q1, उसके कितने फ्रैक्शन को, टोटल जितना हीट सप्लाई किया गया उसमें से कितना परसेंट को वो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सका, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सका। हीट इंजन कन्वर्ट्स थर्मल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। उसको कहते हैं कि टोटल जितना एनर्जी हमने सप्लाई किया उसमें से कितने परसेंट एनर्जी को उसने यूजफुल वर्क में कन्वर्ट किया, वो कहलाएगा उस हीट इंजन की इफिशियंसी। और हीट इंजन के इफिशियंसी को यूजुअली हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा W/Q1, और W/Q1 का मतलब हो जाएगा Q1 माइनस Q2/Q1। तो हम लोग यहाँ से हीट इंजन के इफिशियंसी को लिख सकते हैं, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2/Q1, जहाँ Q2 है उतना हीट जितने हीट को इंजन रिजेक्ट करता है। इस जो लोअर टेम्परेचर पर का रिजर्वायर है इसको सिंक बोलते हैं, और ये जो हायर टेम्परेचर पर का रिजर्वायर है इसको सोर्स बोलते हैं। तो सिंक को जितना हीट रिजेक्ट करता है वो है Q2, और वो सोर्स से टोटल जितना हीट लेता है वो है Q1। और एक चीज होती है कार्नोट साइकिल, जिसकी चर्चा हम लोग यहाँ नहीं करने वाले हैं, उसकी ज़रूरत शायद आपको नहीं पड़ने वाली है, लेकिन उस कार्नोट थ्योरम और कार्नोट साइकिल की मदद से ये प्रूव किया जा सकता है, ये दिखाया जा सकता है कि ये जो Q2/Q1 होता है, Q2 और Q1 का जो रेशियो होता है वो T2/T1 के बराबर होता है। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस T2/T1। और अगर परसेंटेज में इफिशियंसी को एक्सप्रेस करना है तो ये हो जाएगा 1 माइनस Q2/Q1 इंटू 100%, या 1 माइनस T2/T1 इंटू 100%। परसेंटेज में ऐसा हो जाएगा, परसेंटेज में ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर हीट इंजन की इफिशियंसी से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो हीट इंजन के इफिशियंसी से रिलेटेड सवालों को बनाते वक्त एक बारीकी आपको बरतनी पड़ेगी, एक ध्यान रखना पड़ेगा कि इफिशियंसी के फॉर्मूले में जो T1 और T2 आता है वो एब्सोल्यूट स्केल में ऑलवेज लेना है। बहुत बार जानबूझ करके धोखा देने के लिए ऐसा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सेट कर देंगे कि एक हीट इंजन है जो दो टेम्परेचर्स के बीच वर्क कर रहा है, सोर्स का टेम्परेचर है 100 डिग्री C और सिंक का टेम्परेचर है 50 डिग्री C, तो बताइए उस हीट इंजन की इफिशियंसी क्या होगी। तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में 1 माइनस 50/100, 1 माइनस 1/2, 1/2 इंटू 100 और बता देते हैं कि इफिशियंसी इज 50%, विच इज ए रॉन्ग आंसर। क्योंकि इफिशियंसी में ये सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर आता ही नहीं है, ये एब्सोल्यूट स्केल में आता है, केल्विन स्केल में आता है। तो इफिशियंसी आपको लेना पड़ेगा 1 माइनस T2, तो T2 इज 50 डिग्री C का मतलब 273 प्लस 50, तो ये हो जाएगा 323 और बाई 373 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 50/373 इंटू 100, और आप देख सकते हैं कि 50% से काफ़ी कम आने वाला है। तो हीट इंजन की इफिशियंसी निकालते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि T2 और T1 ऑलवेज हमें लेना है केल्विन स्केल में, सेल्सियस स्केल में नहीं लेना है। अगर इंफॉर्मेशन सेल्सियस स्केल में दिया गया है तो उसको हमको पहले केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात, कोई भी हीट इंजन की इफिशियंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती?
तो इफिशियंसी को 100% होने के लिए T2 को 0 केल्विन होना पड़ेगा। 1 माइनस 0 करेंगे तभी 100% आएगा। और आपको पता है कि हम लेबोरेटरी में एब्सोल्यूट 0 ऑफ टेम्परेचर तक का टेम्परेचर अटेन नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट 0 ऑफ टेम्परेचर कैन नॉट बी अटेन्ड इन लेबोरेटरी। तो इसलिए किसी भी हीट इंजन की इफिशियंसी कभी भी 100% हो ही नहीं सकती। हम 100% इफिशियंट हीट इंजन नहीं बना सकते, ऐसा हीट इंजन नहीं बना सकते। हालांकि ऐसा होने से एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट नहीं होगा, फिर भी 100% इफिशियंट हीट इंजन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि एब्सोल्यूट 0 ऑफ टेम्परेचर तक आप पहुंच नहीं सकते हैं। और ये कभी कभी पूछते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी और थर्मल एनर्जी में एक बेसिक डिफरेंस क्या है। तो 100% इफिशियंट हीट इंजन नहीं बना सकते, इसका क्या मतलब कि थर्मल एनर्जी का 100% थर्मल एनर्जी का कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में करना पॉसिबल नहीं है। हालांकि मैकेनिकल एनर्जी का 100% कन्वर्जन थर्मल एनर्जी में पॉसिबल है, लेकिन थर्मल एनर्जी का 100% कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी बातें हीट इंजन से रिलेटेड आपको दिमाग में रखना है। खास करके हीट इंजन के इफिशियंसी का जो फॉर्मूला है वो दिमाग में रखना है। इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस AIPMT के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, नीट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक और कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे, विच इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कभी कभी इस पर आपसे सवाल पूछ दे सकते हैं, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। और इसकी समझ बच्चों को थोड़ी कम रहती है। एंट्रोपी को किताबों में डिफाइन किया जाता है कि एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से प्रेशर एक थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट है, प्रेशर एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है, वॉल्यूम एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है, थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट है। ठीक उसी तरह से प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी के तरह ही एंट्रोपी भी एक थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक वेरिएबल है। और आपको पता है कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं उनके साथ एक कोनोटेशन अटैच्ड होता है, एक मीनिंग अटैच्ड होती है। हर फिजिकल क्वांटिटी किसी न किसी फिजिकल आइडिया को एक्सप्रेस करता है। जैसे हम बोलते हैं वॉल्यूम, तो समझ में आ जाता है कि कोई भी चीज़ कितना जगह घेर रहा है स्पेस में, शायद इस चीज़ को हम समझना चाहते हैं। जैसे ही बोलते हैं प्रेशर, तो समझ में आ जाता है कि यूनिट एरिया पर नॉर्मली कितना फोर्स लगाया जा रहा है, शायद इस चीज़ को हम जानना चाहते हैं। उसी तरह से हम समझना चाहेंगे कि ठीक है, एंट्रोपी एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है, एक थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के ही तरह का। तो इसके साथ कौन सी मीनिंग अटैच्ड है, क्या कोनोटेशन अटैच्ड है? अगर हम सिस्टम का एंट्रोपी मेजर कर रहे हैं तो क्या मेजर कर रहे हैं, या सिस्टम की एंट्रोपी की जानकारी मिली तो उसे उस सिस्टम के बारे में कौन सा फिजिकल इंफॉर्मेशन मिला, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम डज इट रिप्रेजेंट। तो इसका जवाब किताबों में लिखा रहता है कि एंट्रोपी डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम को मेजर करता है। एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, द डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। सिस्टम कितना ज्यादा डिसऑर्डर्ड है, इसका मेजर है एंट्रोपी। सिस्टम जितना ज्यादा डिसऑर्डर्ड होगा, एंट्रोपी का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। सिस्टम जितना ज़्यादा ऑर्डर्ड होगा, एंट्रोपी उतनी हाई होगी। और कोई भी सिस्टम नेचुरली, स्पॉन्टेनियसली हायर डिसऑर्डर के स्टेट में जाना चाहता है, हायर एंट्रोपी के स्टेट में जाना चाहता है।
तो ये डिसऑर्डर का मेजर है मीन्स व्हाट? कोई भी 11th 12th का स्टूडेंट इस डिसऑर्डर को कैसे समझेगा? व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? तो मैं छोटे छोटे 2 एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहता हूं। जैसे सपोज कीजिए कोई एक ऐसा कंटेनर है जिसमें 2 फ्लास्क्स हैं, ऐसे 2 फ्लास्क्स एक दूसरे से अटैच्ड हैं। यहाँ पर एक स्टॉपर लगा हुआ है, लेकिन जब उस स्टॉपर को हम ओपन कर देंगे तो इधर जो कोई गैसीय सिस्टम भरा हुआ है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इधर का मॉलिक्यूल इधर जा सकता है और इधर का मॉलिक्यूल इधर आ सकता है। और सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस हम लोग किसी एक फ्लास्क में लेते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि वो स्टॉपर के ओपन रहने के बावजूद वो सारे के सारे गैस के मॉलिक्यूल्स इस वाले लेफ्ट वाले फ्लास्क में रहें और राइट वाले फ्लास्क में एक भी मॉलिक्यूल नहीं जाए? तो आप कहेंगे नहीं नहीं, ऐसा कैसे होगा? ऐसा तो होता ही नहीं है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो ये कॉमन परसेप्शन है, आपको फील हो जाता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्या उसका लॉजिकल साइड है? तो आप कहिएगा नहीं नहीं, इधर से तो मॉलिक्यूल इधर जाएगा ही जाएगा। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए शुरू में हम जस्ट एक मॉलिक्यूल लेते हैं, एक एक मॉलिक्यूल करके इसमें हम डाल रहे हैं गैस को, ऐसा इमेजिन करते हैं। जस्ट एक मॉलिक्यूल है और हम चाहते हैं कि वो एक मॉलिक्यूल इस 2 फ्लास्क में से एक फ्लास्क में रहे, सिर्फ लेफ्ट वाले फ्लास्क में रहे, राइट वाले में कभी नहीं जाए। तो उसके रहने की 2 प्रोबेबिलिटीज हैं, 2 पॉसिबिलिटीज हैं। उस मॉलिक्यूल को रहने के लिए 2 इवेंट्स पॉसिबल हैं, एक ये वाला फ्लास्क, एक ये वाला फ्लास्क। हम चाहते हैं नहीं, उसमें से इसमें पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो हाफ होगी। अब अगर 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो 2 मॉलिक्यूल में से दोनों के दोनों मॉलिक्यूल लेफ्ट वाले फ्लास्क में ही रहे, राइट वाले में जाए ही नहीं। तो पहले मॉलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी हाफ और दूसरे की हाफ, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हाफ स्क्वायर। 3 मॉलिक्यूल होगा और तीनों लेफ्ट में रहे, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ क्यूब। 4 मॉलिक्यूल होगा हाफ टू दी पावर 4। और अगर इन मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मोल हम ले लेते हैं मॉलिक्यूल, एवोगाड्रोस नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मोल गैस ले लिया और हम चाहते हैं कि सारा का सारा 1 मोल गैस स्टॉपर के ओपन रहने के बावजूद सिर्फ लेफ्ट वाले फ्लास्क में रहे, एक भी मॉलिक्यूल राइट वाले फ्लास्क में नहीं जाए। तो ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी होती है हाफ का पावर Na, हाफ का पावर Na, हाफ का पावर 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। आप 6 वाले फैक्टर को छोड़ दीजिए, खाली ऑर्डर की बात कीजिए। 10 टू दी पावर 23, दिस विल टेंड टू 0। इसकी प्रोबेबिलिटी लगभग 0 होगी। ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज ऐसा होने से सिस्टम हाईली ऑर्डर्ड हो जाएगा। तो सिस्टम इतना ज्यादा ऑर्डर्ड स्टेट में रहना प्रीफर नहीं कर सकता, वो स्पॉन्टेनियसली इसी बात को फिर आप अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं। 2 साइंस के 2 कॉन्सेप्ट एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं से इंटरलिंक्ड है। उसको एक्सप्रेस करने का, बोलने का, बताने का तरीका अलग अलग होता है। आप कहते हैं नहीं साहब, इधर अगर सारा गैस चला जाएगा तो इसके तुलना में इधर का प्रेशर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में गैस को जाना पड़ेगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पूरा गैस एक वाले हाफ में रह जाए। वो अल्टीमेटली अपने आप को ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि कुछ मॉलिक्यूल इधर भी होंगे, कुछ इधर भी होंगे, एंड दैट विल बी द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा बोलते हैं। तो यहां से क्या क्लियर होता है कि दुनिया का कोई भी सिस्टम अपने आप को रैंडोमाइज्ड स्टेट में ले जाना चाहता है। ज्यादा डिसऑर्डर के स्टेट में वो ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा डिसऑर्डर के स्टेट को पाए जाने की संभावना ज्यादा है। आप दूसरे तरह से और भी समझ सकते हैं। मान लीजिए 4 बॉल्स हैं और एक कंटेनर के अंदर हम लोग 2 कंपार्टमेंट बना दें और 4 बॉल्स हैं,
तो चारों के चारों बॉल एक तरफ रहें, इसके इस हाफ में रहें, वैसा अरेंजमेंट कितना पॉसिबल है? एक चारों बॉल को हम बॉल नंबर 1, बॉल नंबर 2, बॉल नंबर 3, बॉल नंबर 4 कहते हैं। तो चारों बॉल एक तरफ रहें, एक हाफ में रहें, ऐसा स्टेट एक पॉसिबल है। इसको एक स्टेट बोलते हैं हम लोग। तो ऐसा एक स्टेट पॉसिबल है, चाहे तो इधर रहेगा चाहे इधर रहेगा, लेकिन कोई एक ही स्टेट पॉसिबल है। अब अगर हम चाहते हैं कि 3 एक तरफ रहे और एक दूसरी तरफ रहे, इसको मैथमेटिक्स में, आप बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है कि अगर 4 बॉल हैं और उसमें से हम चाहते हैं कि 3 एक तरफ रहे और एक दूसरी तरफ रहे, तो 4 में से 3 बॉल का कितना डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है? तो उसको लिखते हैं 4C3 और ये डिफाइंड होता है फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 3। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 4 हो जाएगा, मतलब 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अगर आप इस फैक्टोरियल और इसकी बात को नहीं समझते हैं, डजंट मैटर, डोंट वरी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसको हम लोग दूसरे तरह से करते हैं। तो देखिए, तो 4 कॉम्बिनेशन कैसे कैसे पॉसिबल होंगे? 1, 2 और 3 इसमें रहे और 4 इसमें चला जाए, वैसे वैसे आप बना लीजिए। 1, 3 और 4 इसमें रहे, 2 इसमें चला जाए। 2, 3, 4 इसमें रहे, 1 इसमें चला जाए। 1, 2, 4 इसमें रहे, 3 इसमें चला जाए। ऐसे कर करके आप बना सकते हैं। तो टोटल 4 स्टेट्स मिलेंगे आपको। और उसी तरह से फिर आप ऐसा करके देखिए कि 4 बॉल में से 2 बॉल एक तरफ रहे और 2 बॉल दूसरी तरफ रहे। ऐसे ऐसे टोटल 6 स्टेट्स पॉसिबल हो जाएंगे। आप कर करके देख लीजिएगा। 1 और 2 को एक तरफ रखिए, 3 और 4 को दूसरी तरफ रखिए। 1 और 3 को एक तरफ रखिए, 2 और 4 को दूसरी तरफ रखिए। तो ऐसे ऐसे कितने स्टेट्स मिलते हैं आपको, ऐसे ऐसे कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस फॉर्म करते हैं, वो देखिएगा। इसको फिजिक्स की भाषा में हम लोग ऐसे बोलते हैं कि एक हमारा मैक्रो स्टेट है, मैक्रो स्टेट, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इसको बोलते हैं, और उसकी भाषा में इसको ऐसे बोलते हैं। मैक्रो स्टेट क्या हो गया कि एक कोई बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर 4 बॉल्स हैं, तो ये मैक्रो स्टेट हो गया। अब वो चारों बॉल बॉक्स के अंदर कैसे अरेंज्ड रहेंगे और उनके अरेंज होने के कितने डिफरेंट तरीके पॉसिबल हैं, वो कहलाएगा उस एक मैक्रो स्टेट के लिए कितने माइक्रो स्टेट्स पॉसिबल हैं। तो एक मैक्रो स्टेट के लिए जितना ज्यादा माइक्रो स्टेट पॉसिबल होगा, वो अरेंजमेंट ज्यादा प्रोबेबल होगा। और अगर रैंडोमाइज करके बॉल को छोड़ दीजिएगा तो ज्यादा संभावना इस बात की होगी, क्योंकि चारों एक तरफ रहें, इसमें एक मैक्रो स्टेट के लिए एक माइक्रो स्टेट पॉसिबल है। 3 एक तरफ रहें और एक बॉल दूसरी तरफ रहे, ऐसा होने के लिए एक मैक्रो स्टेट के अंदर 4 माइक्रो स्टेट्स पॉसिबल है। और 3 एक तरफ रहे, 2 एक तरफ रहे और 2 दूसरी तरफ रहे, ऐसा होने के लिए एक मैक्रो स्टेट के अंदर में 6 माइक्रो स्टेट्स पॉसिबल हैं। तो सबसे ज्यादा संभावना होगी उसी की कि 2 और 2, एक हाथ में 2 रहेगा और एक हाथ में 2 रहेगा। तो इसी बात को बोल्ट्जमैन ने, एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट बोल्ट्जमैन ने इंट्रोड्यूस किया, और बोल्ट्जमैन ने कहा कि साहब एक मैक्रो स्टेट के अंदर जितना ज्यादा नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स पॉसिबल है, उस स्टेट का डिसऑर्डर उतना ज्यादा होगा, उसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी। और एंट्रोपी को बोल्ट्जमैन ने डिफाइन किया, एंट्रोपी को यूजुअली हम लोग एस से डिनोट करते हैं, एस से। तो एस इज इक्वल टू के, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के ln omega, where k is, s is entropy, entropy of a system in a given state, s is entropy of a system in a given state, in a given macro state,
और K इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ln इज log बेस E, और ये जो ओमेगा है ये क्या है, ये है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन अ गिवन मैक्रोस्टेट, इन ए गिवन मैक्रोस्टेट। और किसी साइंटिस्ट की चाहत क्या होती है, मैं आपको बता दूं कि बोल्ट्जमैन ने विश किया था कि मेरे मरने के बाद अगर मेरा कोई टॉम्ब स्टोन टाइप से बने तो उसमें हमारा ये फॉर्मूला इनग्रेव्ड हो, और ये इनग्रेव्ड है, S इज इक्वल टू K ln ओमेगा। तो ये बोल्ट्जमैन के द्वारा एंट्रोपी का दिया हुआ फॉर्मूला है। और अगर किसी एक माइक्रोस्टेट के अंदर इतने सारे मैक्रोस्टेट्स हैं तो उस मैक्रोस्टेट में सिस्टम को एंट्रोपी इतनी होगी, और एंट्रोपी जितना ज़्यादा होगी सिस्टम के उस स्टेट में एग्जिस्ट करने की संभावना, स्टेबिलिटी उतनी अधिक होगी। ये कॉन्सेप्ट है एंट्रोपी का। हम लोग यूजुअली एंट्रोपी का एग्जैक्ट वैल्यू किसी सिस्टम के किसी गिवन मैक्रो स्टेट में कितना है ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। एंट्रोपी का एग्जैक्ट वैल्यू किसी सिस्टम के किसी गिवन मैक्रो स्टेट में कितना है ये जानने में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। हम लोग चेंज इन एंट्रोपी को जानने में इंटरेस्टेड होते हैं, और चेंज इन एंट्रोपी डिफाइंड होता है अगर बहुत इनफाइनाइटेसिमल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी हम लोग DQ सप्लाई करते हैं सिस्टम को एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, तो सिस्टम की एंट्रोपी चेंज करेगी DQ बाई T से। एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है। ये चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला है। अब प्रोसेस कैसा है, उस प्रोसेस के लिए DQ क्या होगा, मान लीजिए कांस्टेंट वॉल्यूम पर आप प्रोसेस परफॉर्म करवा रहे हैं तो DQ को लिख सकते हैं म्यू CV dt, और कितना टोटल एंट्रोपी चेंज होगा टेम्परेचर कितना से इतना होने के दरमियान, तो आप उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, म्यू CV बाहर आ जाएगा और dt बाई T इंटीग्रेटेड फ्रॉम T1 टू T2। तो इस तरह से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सिस्टम जाएगा तो उसके एंट्रोपी में टोटल चेंज कितना होगा उसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, और इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इस फॉर्मूले से डिफाइंड होता है। एंट्रोपी चेंज के बारे में 2-3 बातें दिमाग में रखना है जो किताब पढ़ने के बाद कंफ्यूजन हो जाता है। किताबें यूजुअली लिख देती हैं कि एंट्रोपी कभी घट नहीं सकता है, एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहेगा या बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यह घटने का सवाल नहीं है। बी केयरफुल। हम यहां 3 तरह की बात करेंगे, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग और एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। अगर सिस्टम से हमने हीट बाहर लिया तो DQ विल बी निगेटिव, DS विल बी निगेटिव। एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, तो DS विल बी निगेटिव मतलब चेंज इन एंट्रोपी विल बी निगेटिव, तो सिस्टम का एंट्रोपी घटेगा। तो अकेले सिस्टम का या अकेले सराउंडिंग का एंट्रोपी घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है और कांस्टेंट भी रह सकता है। एडियाबेटिक प्रोसेस है तो DQ विल बी 0, चेंज इन एंट्रोपी विल बी 0, एंट्रोपी विल रिमेन कांस्टेंट। लेकिन अगर यूनिवर्स के एंट्रोपी की बात कर रहे हैं, यूनिवर्स की एंट्रोपी में होने वाले चेंज की बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्स के एंट्रोपी में होने वाला चेंज कैसे निकलेगा? चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। वो कभी निगेटिव नहीं होगा। यूनिवर्स का एंट्रोपी
कभी घटता नहीं है। यूनिवर्स का एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहेगा या बढ़ेगा। द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कैन नेवर डिक्रीज, बट एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग कैन इंक्रीज, कैन डिक्रीज, एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर। और इसीलिए कहते हैं कि एक बार अगर यूनिवर्स का एंट्रोपी बढ़ गया तो उस बढ़े हुए एंट्रोपी के बर्डन को यूनिवर्स को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऐसा बोल देते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन उसकी फिजिकल भाषा समझनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किधर प्रोसीड करेगा, तो मैंने कहा कि जो ज़्यादा डिसऑर्डर्ड स्टेट होगा उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी, उसमें एक मैक्रो स्टेट के लिए ज़्यादा नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स पॉसिबल होंगे, तो उस वाले स्टेट में रहना सिस्टम ज़्यादा प्रीफर करेगा। तो अगर कोई भी नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो वो नेचुरली किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, जिस डायरेक्शन में उसका रैंडमनेस बढ़े, जिस डायरेक्शन में उसकी एंट्रोपी बढ़े, जिस डायरेक्शन में सेम मैक्रो स्टेट के लिए नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स ज़्यादा मिले, उस स्टेट में वो जाना चाहेगा। तो अगर किसी सिस्टम को आप छोड़ दीजिएगा एट इट्स ओन, तो स्पॉन्टेनियसली वो प्रोसेस उस दिशा में परफॉर्म करेगा और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सिस्टम जाएगा इस तरह से कि उसकी एंट्रोपी बढ़े। अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है मतलब अगर इनिशियल से फाइनल में चला गया किसी फिजिकल कंडीशन को अप्लाई करने पर, तो अब उस फिजिकल कंडीशन को हटा भी लीजिएगा तो वो फाइनल से इनिशियल में नहीं आएगा। तो अगर वो फाइनल से इनिशियल में आता, कब आता? अगर फाइनल से इनिशियल में आने पर एंट्रोपी में इंक्रीज पॉसिबल होता तो फिर वो आ सकता था, या अनचेंज रहता तब भी आ सकता था। तो अगर ऐसा प्रोसेस है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पर एंट्रोपी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो कांस्टेंट भी नहीं रहेगा और घटने का तो सवाल नहीं है, तो अब क्या होगा? अगर उस फाइनल स्टेट से इनिशियल में वापस आना चाहेगा तो ज्यादा एंट्रोपी से कम एंट्रोपी के स्टेट में उसको आना पड़ेगा, जो सिस्टम कभी प्रीफर नहीं करेगा। तो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में एंट्रोपी चेंज ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में एंट्रोपी चेंज ऑलवेज पॉजिटिव होगा। रिवर्सिबल प्रोसेसेस में एंट्रोपी चेंज जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इन इरिवर्सिबल प्रोसेसेस एंट्रोपी चेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये सारी कुछ एंट्रोपी से रिलेटेड बातें हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एंट्रोपी और हीट इंजन और वर्क डन बाय ए गैस और इंटरनल एनर्जी, इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को आप एक बार इस लेक्चर को सुनने के बाद दिमाग में बैठाइए। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनाएंगे इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके, और तब शायद इनकी और भी ज़्यादा अच्छी और क्लियर अंडरस्टैंडिंग आप बना पाएंगे। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।